मेरे ससुर रात होते ही गांव की कुंवारी लड़कियों को अकेले छत पर ले जाते और ना जाने क्या करते थे। वे लड़कियां खुश होकर घर लौट आती और अगले ही दिन उनकी अच्छी जगह शादी हो जाती। लेकिन ससुर जी का मन उदास रहता। एक दिन ये रहस्य जानने के लिए मैंने पहले से ही छत पर छिपकर सब कुछ देखने का सोचा। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे ससुर जी तो। मेरा नाम विजेता है और मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ। आज की कहानी सुनकर शायद आपको अपने कम उम्र की बातें याद आ जाएं। मैं दिखने में सुंदर थी और अरबी भाषा में शिक्षित थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मेरी एक लड़के से दोस्ती हुई और धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि शादी की बात तक पहुंच गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और मेरे पिताजी का काफ़ी पहले ही देहांत हो गया था। इसीलिए मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए और इसी वजह से मेरे लिए रिश्ता भी देखने लगी थी। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर रिश्ता भेजो, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है। और फिर होने वाले मेरे पति ने अपने घर वालों को इस बारे में बताया। दोनों परिवारों की सहमति मिलने के बाद हमारी शादी हो गई। मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरती से चल रही थी। मेरी शादी लखनपुर में हुई थी। मेरे पति अच्छी नौकरी करते थे और उसी शहर में काम करते थे। मेरे ससुराल में मेरे पति, ससुर और सास थे। मेरी ननद की शादी पहले ही हो चुकी थी और वो दूसरे गांव में रहती थी। कभी कभी वो हमारे घर आ जाती थी। इस तरह मेरी शादी का 1 साल बीत गया और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल था और मेरी जिंदगी भी खूबसूरती से चल रही थी। जब मेरी बेटी 4 साल की हुई, अचानक एक दिन मेरे पति को हार्ट अटैक आया और उसी समय उनका निधन हो गया। घर का सारा खर्च मेरे पति की आमदनी पर ही चलता था। उनके जाने के बाद हमारे घर में पैसों की तंगी आने लगी। मेरे ससुर ने एक और काम शुरू कर दिया था। वो पहले से ही नाई का काम करते थे और लोगों के बाल काटते थे। अब उन्होंने लड़कियों के बाल काटने के बहाने उन्हें रात के वक्त छत पर ले जाना शुरू कर दिया। मैं कई दिनों से इस बात को नोटिस कर रही थी, क्योंकि रात में जब मैं छत पर जाती थी उस समय मैं और मेरी बेटी सो जाते थे। एक दिन मैंने सोचा कि मैं छत पर जाकर देखूंगी कि मेरे ससुर रात में छत पर क्या करते हैं। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और आज रात मुझे अपने ससुर के बारे में जानने का मौका मिल गया था कि वो रात में छत पर क्या करते हैं। लेकिन मेरी सास पहरा देती थी, इसीलिए मैं जैसे ही धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, वैसे ही नीचे उतरकर आना पड़ता, क्योंकि सीढ़ियों पर ही मेरी सास पहरा देती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे ससुर एक कम उम्र की लड़की को लेकर छत पर जा रहे थे। शायद वो लड़की बाल कटवाने आई थी, लेकिन वो हमेशा छत पर ही क्यों ले जाकर लड़कियों के बाल काटते थे, ये समझ नहीं आता था। मेरी सास का पहरा इतना सख्त होता कि चाहकर भी मैं सीढ़ियों की तरफ नहीं जा पाती थी। कभी कभी मैं अपनी सास के बारे में सोचकर हैरान होती थी कि वो कैसे कम उम्र की लड़कियों को रात के समय अपने पति के साथ अकेले रहने देती हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सास बिना बताए कहीं चली गई। तब मुझे आसानी से मौका मिल गया। तब मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुंच गई। मेरे ससुर कुछ समय पहले ही गांव की एक कम उम्र की लड़की कविता को लेकर छत पर गए थे। वो 1 घंटा पहले नीचे नहीं आते। मेरे ससुर पहले ऐसा काम नहीं करते थे। न जाने उन्हें क्या हो गया है। 1 घंटे में न जाने मेरे ससुर उस लड़की के साथ क्या करेंगे, ये जानने के लिए मैं बहुत बेचैन हो गई थी। जब वे दुकान पर लोगों के बाल काटते थे तब सब नॉर्मल लगता था, लेकिन अब उनका काम और तरीका देखकर मैं बहुत हैरान थी। आज रात मुझे जानना ही था कि आखिर छत पर क्या हो रहा है, क्योंकि वे अक्सर रात के समय अकेले ही होते। मेरी सास भी वहां नहीं जाती थी और लड़की के घर वाले भी किसी को उसके साथ नहीं जाने देते थे। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और बस पर्दा उठने ही वाला था कि देख सकूं मेरे ससुर कविता के साथ क्या कर रहे हैं। तभी मेरी सास की तेज आवाज मुझे नीचे लौटने पर मजबूर कर दिया। मैंने पहली बार उनकी इतनी तेज आवाज सुनी थी। उनकी तेज आवाज की वजह से माहौल बदल गया था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सास मेरे पीछे खड़ी थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर जोर से नीचे खींच लिया।
वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थीं कि जैसे मुझे खा जाएंगी। उसने मेरा हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए पूछा कि तू यहाँ क्या कर रही है? ऊपर कहाँ जा रही थी? मैंने घबराते हुए कहा कि मुझे नीचे कुछ घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझ पर और भी ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तुझे पता नहीं है कि आज हमारे घर में कविता बाल कटवाने आई है। तूने कैसे सोचा कि तू ऊपर जाएगी? क्या तू चाहती है कि इस घर का कामकाज बंद हो जाए? तेरे पति के मरने के बाद तेरी और तेरी बेटी की सारी जिम्मेदारी तेरे ससुर उठा रहे हैं। तू उनके काम के पीछे पड़ी है। तुझे पता है ना कि तेरे ससुर को काम करते समय किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैं भी कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। इसीलिए बेहतर होगा कि तू भी ऐसा करे। इतनी रात को इस तरह अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी और मेरी सास मुझे ताने दे रही थी कि मेरे ससुर मेरी और मेरी बेटी की जिम्मेदारी निभाते हैं क्योंकि मेरा पति अब नहीं रहा। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही क्योंकि मुझे वैसे भी अपने ससुर से डर लगता था। जब मेरा पति जिंदा था तब भी मेरे ससुर से मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। अब मेरे ससुर की इन हरकतों से मैं बहुत हैरान थी। अगर इस समय ससुर मुझ पर गुस्सा हो जाते तो हमारी तकलीफ और भी बढ़ जाएगी। मैंने अपनी सास से माफ़ी मांग ली और कहा कि मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगी। मेरी सास ने कहा कि जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। देखो कहीं तुम्हारी बेटी उठ न जाए। मैं अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि ससुर ऐसा क्या कर रहे हैं। पहले तो वो दुकान में सबके सामने बाल काटते थे और दुकान पर बहुत लोग भी आते थे। न जाने अब कौन सी बात उन्हें पसंद नहीं है जो बाल काटते समय ऐसा करने लगे हैं। पहले तो मेरे ससुर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब ना जाने उन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है। अब तो वो एक अलग ही तरह के नाई बन गए थे। मेरे ससुर मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते थे, जबकि मैं देखती थी कि बाकी दादाजी अपनी पोतियों को बहुत प्यार करते हैं। वे हमेशा कहते थे कि तुम्हारा पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मेरी बेटी जब 4 साल की हुई तभी से मेरे ससुर ने उस पर बहुत से नए नियम लगा दिए थे, जैसे कि वो बड़ी हो गई हो। हम बिना उसकी अनुमति के न तो घर से बाहर जा सकते थे और न ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकते थे। मेरी बेटी को भी स्कूल वो खुद छोड़ने जाते थे। कभी कभी मुझे अपने ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आता था। मेरा मन करता था कि किसी तरह इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाए, लेकिन मुझे कभी भी इस जगह से मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि मेरी माँ ने मेरी शादी करवाई थी और वो भी इस दुनिया में नहीं रही। मेरी माँ की तबीयत शादी के पहले से ही ठीक नहीं रहती थी। अब मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपने मन की बातें कह सकूं। महीने में 2-3 बार मेरे ससुर ऐसी हरकतें करते थे। वो लड़कियों के बाल छोटे कर देते थे और ये सब हमारे घर की छत पर ही होता था। बाकी समय तो वे घर में ही रहते थे और अब तो दुकान जाना भी कम कर दिया था। वो हर समय मुझ पर और मेरी बेटी पर नज़र रखते थे। जब से मेरे पति नहीं रहे तब से मेरी बेटी पर उनका अधिकार बढ़ गया। मेरी सास भी उनसे डरती थी। मैं हमेशा हंसमुख और खुशमिजाज थी और कोशिश करती थी कि ससुर से बात कर सकूं, लेकिन उनके मिजाज हमेशा बिगड़े रहते थे। इसीलिए मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। हालांकि मैं अपनी सास से बात करती थी। जब मैंने अपनी सास को इतना ज़ोर से चिल्लाते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी सास अपने ससुर से बहुत डरती थी। शादी के बाद से मैंने देखा कि वो कभी भी अपने पति से आंख उठाकर भी बात नहीं करती थी और उनके सारे आदेश सिर झुकाकर मानती थी। हमारे एक छोटे से कमरे की वजह से ससुर हमें अलग नहीं रहने देते थे। इसी वजह से वो मेरी छोटी बेटी को भी बड़ी लड़की की तरह डांटते थे। अब मेरी बेटी भी समझने लगी थी क्योंकि वो बड़ी हो रही थी। वो अब ये समझने लगी थी, लेकिन ये नहीं समझ पाती थी कि उसके दादू आखिर क्या करते हैं। कभी कभी वो मुझसे पूछती कि माँ, दादू लड़कियों के बाल क्यों काटते हैं। मैंने भी ये महसूस किया था कि मेरे ससुर उन्हीं लड़कियों के बाल काटते थे जो अभी जवान हो रही थीं। ये बात मुझे भी चिंतित कर रही थी और मैं ये जानने के लिए बेताब हो रही थी
कि मेरे ससुर असल में क्या करते हैं। मैंने सोचा कि एक दिन देखूंगी, लेकिन उनका बाल काटने का तरीका बहुत अलग था। वो रात के समय लड़कियों को अकेला छत पर ले जाकर उनके बाल काटते थे। मेरे गांव में सब जानते थे कि जो लड़कियां मेरे ससुर से बाल कटवाती थीं, वे बहुत सुंदर हो जाती थीं। और इस तरह दिन बीतते रहे और मेरे ससुर गांव में प्रसिद्ध हो गए। मैंने सुना था कि जो लड़कियां उनके पास बाल कटवाने आती थीं, वे बहुत अच्छे घरों में शादी करती थीं और शादी के बाद उनका घर बहुत अच्छा चलता था। इसीलिए लोग अपनी बेटियों को खुशी-खुशी मेरे ससुर के पास बाल कटवाने भेजते थे, ताकि उनका घर अच्छे से चले। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मेरे ससुर का किसी लड़की के बाल काटने से उसका भाग्य अच्छा कैसे हो सकता है, वो भी रात के समय। मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि वो क्या करते हैं, लेकिन कभी भी मुझे उस मौके का मिलना नहीं हुआ। जब भी मेरे ससुर किसी लड़की को बाल काटने के लिए छत पर ले जाते थे, तो मेरी सास उनका पहरा देती थी और किसी को वहां जाने नहीं देती थी। एक दिन पास के घर की एक लड़की जो जवान हो गई थी, उसे भी दूसरी लड़कियों की तरह बाल कटवाने के लिए लेकर आए। मैंने सोचा कि मैं अगले दिन सुबह उठकर उसके घर जाऊंगी और पूछूंगी कि रात को मेरे ससुर ने उसके बाल कैसे काटे। अगले दिन जब मैं चुपके से उस लड़की के घर गई और पूछने लगी, तो वो लड़की चुप रही और उसकी माँ भी कुछ नहीं बोली। मैंने बहुत पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जब तक मैं उनके घर बैठी थी, मुझे हैरानी हुई ये देखकर कि इतनी चुलबुली लड़की एकदम शांत कैसे हो गई थी और उसकी माँ मुझे कुछ नहीं कह रही थी। मैं घर वापस जाते समय यही सोच रही थी कि असल में क्या हुआ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। घर आकर भी यही सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि मेरी बेटी ने भी मुझसे पूछा कि माँ, वो इतनी चुप क्यों थी और तुम जो पूछ रही थी उसका जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने कहा कि अब वो जवान हो रही है, इसीलिए वो चुप थी। मेरी बेटी मेरी बात सुनकर चुप हो गई, क्योंकि मेरी बेटी अब छोटी नहीं रही थी और वो अपनी सहेली के साथ खेलती थी। आज वो 15 साल की लड़की बहुत अलग लग रही थी। मेरी बेटी ने कहा कि शायद स्कूल के सभी लोग उससे नाराज थे, इसीलिए वो दुखी थी। मेरी बेटी ने भी कई बार जानने की कोशिश की और छत पर जाने की सोची, लेकिन हमेशा मेरी सास ने पहरा दिया और उसे डांट कर भेज दिया। मेरी सास कहती थी कि तुम अपने दादू के काम में दखल मत दो। वो मेरी बेटी से कहती थी कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हारे दादू ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी सहारा दिया है। तुम्हारे दादू अगर तुम्हें डांटते हैं तो उसे सह लो, क्योंकि ये तुम्हारी भलाई के लिए है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। इसके अलावा मैं सोचती थी कि मैं एक विधवा हूँ, मेरी बेटी का और कोई नहीं है। मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है और गांव में मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, और जो हैं वो शहर में रहते हैं। हमारे बारे में कोई खबर नहीं लेता था, सिर्फ मेरे ससुर ही थे जो हमेशा हमारे साथ रहते थे। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, उसे अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, लेकिन ये सोचती थी कि कितने दिन ससुर के पैसों से चलेगा। मैं कोई काम भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि गांव में औरतों को काम करने की आज़ादी नहीं थी। इसीलिए मैं चुपचाप अपने ससुर के पैसों से अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मेरे पति के जाने के बाद मेरी सास ने कई बार मेरे लिए रिश्ते तय किए, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे हमेशा अपने ससुर और सास की बातें सुननी पड़ती थीं। पूरे गांव में मेरे ससुर का बहुत सम्मान था, क्योंकि वे पंचायत में जाते थे। जब मैं ये सब देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अगर मेरे ससुर मेरे साथ नहीं होते तो मैं नहीं जानती कि हम क्या करते, कैसे दिन बिताते। मैं ये सब सोचते हुए बिस्तर पर लेटी थी और उस दिन के बाद से मैंने जाना छोड़ दिया। और मुझे भी डर लगने लगा था कि अगर मेरी सास मेरे ससुर के पास जाकर मेरे बारे में शिकायत करती तो मैं और मेरी बेटी कहाँ जाते। मेरे ससुर का काम इस तरह चलता रहता था। 15 दिन बाद या महीने में 3 बार कोई ना कोई लड़की जवान होकर चुपचाप ससुर के छत पर चली जाती और वो लड़कियों के बाल छोटे कर देता था। वो हमारे घर की छत पर ये सब करता था और बाकी वक्त वो घर में ही रहता था। अब तो वो दुकान पर भी कम जाता था, हमेशा मेरी और मेरी बेटी पर नजर रखता था।
मैं हमेशा ससुर से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन उनका मिजाज हमेशा बिगड़ा रहता था, इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। लेकिन मैं अपनी सास से बात करती थी तो मेरी सास को वो दुख सहना पड़ता था। मेरी सास मेरे ससुर से बहुत डरती थी। शादी के बाद से मैंने देखा कि वो कभी भी मेरे ससुर के साथ आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती थी। मैं देख रही थी कि मेरी सास इतनी थकी हुई दिखती थी कि ठीक से चल भी नहीं पाती थी। मैंने एक बात पर गौर किया कि जब भी कोई लड़की बाल कटवा कर आती थी तो वो खुद को पूरे दिन में कमरे में बंद रखती थी। मेरी सास इतनी थकी हुई लगती थी कि जैसे खेत में मेहनत करके आई हो। एक दिन जैसा कि रोज होता था, मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए और मैंने देखा कि मेरी सास कमरे के बाहर लेटी हुई थी, जबकि ससुर ने अपना दरवाज़ा बंद कर रखा था। उस दिन मेरी बेटी स्कूल में छुट्टी पर थी और वो सो रही थी, इसीलिए वो आसपास नहीं थी। रात में मैं जब रसोई में गई तो देखा कि मेरी सास रो रही थी। पहली बार मैंने उन्हें इस तरह रोते हुए देखा। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि आप क्यों रो रही हो? मेरी आवाज़ सुनते ही उन्होंने जल्दी से अपने आंचल से आंसू पोंछ लिए और मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पता था कि मेरे ससुर की वजह से ही मेरी सास का ऐसा हाल था। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मेरी सास का इस तरह रोना नॉर्मल बात नहीं थी। उस दिन से मुझे अपने ससुर से नफ़रत होने लगी। मुझे लगा कि मेरी सास उनकी वजह से इतनी परेशान रहती हैं। मैंने अपने ससुर पर नज़र रखना शुरू कर दिया। जब भी मेरे ससुर अपना काम करके सीढ़ियों से नीचे आते तो बहुत थके हुए लगते थे। अगले ही दिन मैंने फिर से अपनी सास को रोते देखा। इस तरह दिन बीतते रहे और मेरी बेटी अब जवान हो गई थी। एक दिन मेरी सास ने मेरी बेटी के सिर पर प्यार करते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि गांव की बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारे दादाजी तुम्हारे बाल काटे और तुम्हारा भाग्य चमके। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगने लगा कि मेरी सास मेरी बेटी को मेरे ससुर के हाथों में सौंपकर उसका बाल कटवाना चाहती है। मुझे चिंता होने लगी कि कहीं मेरी बेटी के साथ भी गांव की बाकी लड़कियों की तरह खिलवाड़ ना हो जाए। मेरी बेटी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, मैं किसी भी हालत में बाल कटवाना नहीं चाहती। मुझे भी ये सब मंजूर नहीं था। तभी मेरी सास मेरे कमरे में आई और मेरी बेटी से कहने लगी कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारे दादाजी ने कितनी लड़कियों की जिंदगी खुशियों से भर दी है। जिन लड़कियों के बाल उन्होंने काटे, कुछ ही दिनों में उनकी शादी बड़े धूमधाम से और अच्छे घरों में हुई है। मेरी सास ने कहा कि इसीलिए गांव के लोग अपनी बेटियों को तुम्हारे दादा के पास भेजते हैं। अगर गांव के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं तो तुम तो हमारे घर की बेटी हो। मैंने बहुत मना किया, लेकिन मेरी सास नहीं मानी। उसने मेरे ससुर को बुलाया और कहा कि तुम्हारी बेटी के बाल आज रात ही काटने चाहिए। मेरे ससुर ने भी हंसते हुए कहा कि अब समय आ गया है और इस बार हम भी उसकी शादी धूमधाम से कर देंगे। अगर तुम्हारे हाथ उसकी चोटी पर पड़ेंगे तो बाकी लड़कियों की तरह उसका भाग्य भी चमकेगा। ये कहकर मेरी सास ने ज़बरदस्ती मेरी बेटी को छत पर भेज दिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी सास ने मेरी एक ना सुनी। वो ज़बरदस्ती मेरी बेटी को छत पर छोड़कर चली गईं। मैं अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर विनती करती रही कि मेरी बेटी को छोड़ दें। मेरी बेटी भी बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि वो बाल कटवाना नहीं चाहती थी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत चिंता में थी और डरी हुई थी। मेरी सास मुझे समझाने लगी कि रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी की अच्छे घर में शादी हो जाती है तो तुम्हारे पति की आत्मा को भी शांति मिलेगी। ये उसकी बेटी का भविष्य है। मैंने अपनी सास से कहा कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है और मैं इस पर विश्वास नहीं करती। कुछ देर बाद मेरी बेटी मेरे पास आई और मुझे पकड़कर रोने लगी। मैंने देखा कि उसके बाल वैसे के वैसे थे। ये देखकर मेरी सास चौंक गई कि उसके बाल सही सलामत थे। मैं अपनी बेटी को कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद करके उससे पूछा कि उसके दादाजी ने उसके साथ क्या किया। उसने कहा कि पहले दादाजी काले रंग के कपड़े पहनकर मेरे पास आए। ये देखकर मेरी जान निकलने वाली थी। फिर जब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादाजी मेरे पास आकर मुझे गले लगाने लगे
और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तब मुझे लगा कि दादाजी के आंसू मेरे गले पर गिर रहे थे। मैंने हैरानी से पूछा कि दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? काफी देर बाद जब उन्होंने मुझे दूर किया तो देखा कि उनकी आंखें लाल थी और उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। दादाजी ने कहा कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम मेरे इकलौते बेटे की बेटी हो, हमारे खानदान की इकलौती वारिस हो। मैं दादाजी की बात कुछ समझ नहीं पाई और पूछा कि दादाजी, आप ये क्या कह रहे हैं? दादाजी ने कहा कि तुम नीचे चली जाओ और अपनी माँ से कहो कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा। मैं दौड़कर नीचे आ गई। अपनी बेटी की पूरी बात सुनकर मैं भी चौंक गई और अपने ससुर के कमरे में गई। मेरी बेटी भी मेरे साथ थी। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी सास के पास बैठे थे और उनसे माफ़ी मांग रहे थे और मेरी सास भी परेशान थी। ये सब देखकर मैंने हैरानी से पूछा कि मामला क्या है? मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के पास बैठकर क्यों रो रहे हो। जब मेरे ससुर ने मेरी और मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर शायद तुम चौंक जाओगी। मेरे ससुर ने रोते हुए कहा कि कुछ साल पहले की बात है। मैं इस गांव में खास तौर पर चौधरी का नाई था। मैं सिर्फ चौधरी के बाल काटता था। गांव का चौधरी बहुत घमंडी आदमी था और उसका व्यवहार मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ता था। एक दिन चौधरी ने मुझे उस काम से हटा दिया और मुझे एक दूसरा काम करने के लिए कहा। उसने जो काम मुझे करने के लिए कहा मैं उसे करना नहीं चाहता था और मैंने वो काम छोड़ दिया। फिर मैंने गांव में अपनी दुकान खोल ली। जब मेरा बेटा काम करता था तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन चौधरी मेरे दुकान पर आकर मुझे परेशान करता रहता था। वो मुझे अपने गंदे काम में शामिल करना चाहता था, लेकिन मैंने कभी उसकी बुरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, तब सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी। चौधरी मुझे बहुत परेशान करता था, लेकिन मैंने कभी अपने बेटे को ये बात नहीं बताई। चौधरी चाहता था कि मैं उसकी बात मान लूं। वो मुझे वही करने को कहता जो वो खुद करता था, लेकिन मैंने कभी वो सब नहीं किया। उसका काम छोड़कर मैंने अपनी दुकान खोल ली, लेकिन वहाँ भी मुझे धमकी देता रहता था। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी थी और उसके पैसों से घर चलता था, इसीलिए मुझे चौधरी की परवाह नहीं थी। लेकिन जब मेरा बेटा मर गया और घर में तंगी आने लगी, तो मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आया। मजबूरी में मैंने चौधरी के सामने झुककर उसकी बातें माननी शुरू कर दी और वही काम करने लगा जैसा उसने कहा। चौधरी ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि मेरे हाथों में जादू है, जिसके बाल मैं काटता हूँ उसका भविष्य चमक जाता है। इससे चौधरी का मान बढ़ता गया और जब मैं किसी लड़की के बाल काटता हूँ तो उसका भाग्य बदल जाता है। गांव के लोग अनपढ़ और भोले थे, इसीलिए वे चौधरी की बातों पर विश्वास करने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चौधरी साहब मुझसे ये सब क्यों करवा रहे थे। चौधरी साहब मुझे बहुत पैसे देते थे और कहते थे कि गांव की जवान लड़कियों को बाल काटने में कोई बुराई नहीं है। मेरे पास जब नई लड़की बाल कटवाने आती तो चौधरी साहब मुझे इसके लिए खूब पैसा देते थे। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन तुम्हारी सास ने मुझसे कहा कि क्या तुम जानते हो कि जिन लड़कियों के बाल तुम काटते हो उनके साथ चौधरी साहब क्या खेल खेलते हैं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं चौधरी के इस गंदे काम में पूरी तरह से फंस चुका था और चाहकर भी खुद को नहीं बचा सका। तुम्हारी सास को ये बात चौधरी के घर के एक नौकर ने बताई थी। वो मुझे बताने लगी कि वो कितना पछता रही है कि उसने मुझे कभी बताया नहीं। चौधरी साहब सालों से गांव की नई नई लड़कियों को अपने गंदे कामों में फंसाते आ रहे हैं। गांव में ये बात फैल गई थी कि जिस लड़की के बाल मैं काटता हूँ उसका भाग्य चमक उठता है। चौधरी साहब को तुरंत पता चल जाता था कि गांव में कौन सी लड़की जवान हो गई है और तभी वो उसे निशाना बनाते थे और तभी चौधरी किसी न किसी बहाने से अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उन लड़कियों को अपने घर बुला लेता था। गांव की सभी लड़कियां इसके इस गंदे काम का शिकार बनती थीं। अब मैं इस काम में बुरी तरह से फंस चुका था। चौधरी साहब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को बताने की कोशिश की
तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, बल्कि मुझ पर कोई झूठा आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर देगा। इस वजह से मैं कभी भी खुद को इस काम से दूर नहीं रख पाया और ना ही मैं अपने परिवार की किसी सदस्य को अकेले कहीं जाने देता। चौधरी की नज़र बहुत गंदी थी और उसकी सोच भी गंदी थी। तुम्हारी सास अच्छी तरह से जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूँ, चौधरी साहब उनके साथ क्या करते हैं। इसीलिए मैं बहुत देर तक छत पर ही रुकता था, ताकि खुद को इस गंदे काम में उलझना ना पड़े। लेकिन मेरी मजबूरी मुझे इस काम को करने के लिए रोकती थी। चौधरी साहब ने मुझे एक काला कपड़ा दिया था और कहा था कि तुम जब बाल काटने जाओ तो ये कपड़ा पहन लेना, ताकि लगे कि तुम किसी धार्मिक काम में लगे हो, जिससे लोगों को लगे कि उनके भाग्य बदल जाएंगे। कुछ दिनों बाद जब चौधरी साहब अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता था, तो उस लड़की की शादी किसी नौकर के साथ करवा देता था और उस नौकर को बहुत सारा पैसा देता था, ताकि लड़की का जीवन सुधर जाए। चौधरी साहब के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो पैसों के बदले जो चाहे करता था और मैं उनकी हाथ की कठपुतली बन चुका था। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं और मेरी पोती उनके पास जाए और ये बताए कि मेरी पोती अब जवान हो गई है। मेरे ससुर की बातें सुनकर मैं और मेरी बेटी रोने लगे। हम तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ जानते नहीं थे। मैं शहर से शादी करके यहाँ आई थी और मेरे पति और मेरे ससुर मुझे कभी अकेले घर से बाहर जाने नहीं देते थे। इसीलिए मुझे ये नहीं पता था कि गांव में क्या हो रहा था। चौधरी साहब के बारे में तो हम क्या जानते। मुझे तो ये देखकर बुरा लगता था कि मेरे ससुर हमेशा मेरी बेटी को इन नियमों में रखते थे। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे ससुर मेरी बेटी से कितनी मोहब्बत करते थे और वे चौधरी साहब से उसे बचाने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे थे। मेरे ससुर ने मुझे वचन दिया था कि वो अब ऐसी गंदी चीज़ें नहीं करेंगे और उनका कहना था कि चाहे घर में कितनी भी तंगी हो, वो अब ऐसा काम नहीं करेंगे। फिर मेरे ससुर ने मुझे कहा कि अपने कपड़े समेट लो, हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और जाते समय वो गांव के सरपंच को पत्र लिखकर दे देंगे, जिसमें पूरी सच्चाई होगी। गांव का सरपंच समझदार इंसान था। वो धीरे धीरे गांव वालों को समझाएगा और इस गंदे काम को हमेशा के लिए बंद कर देगा। हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान हमारी मदद करेगा। हमने गांव छोड़ने से पहले सरपंच को सब कुछ लिखित रूप में दे दिया था, ताकि जब हम वहां से चले जाएं तो कोई भी गांव वाला चौधरी साहब की बातों में ना फंसे और कोई भी लड़की फिर से उस गंदे कामों में ना फंसे। मुझे अब भी याद है कि जब भी कोई लड़की जवान होती या बाल कटवाती थी, तो कुछ दिनों तक वो चुप रहती थी। मैं सोचती थी कि वो बाल कटवाने के बाद कितनी परेशान रहती होगी, लेकिन सच में वो शिकार हो चुकी होती थी। मेरे ससुर, जिन्हें मैंने कभी गलत समझा था, असल में एक गंदी साजिश का शिकार हुए थे। जब हम गांव छोड़ रहे थे तो मेरे ससुर के चेहरे पर सुकून था। आज भी गांव में बहुत से चौधरी साहब हैं जो इन गंदे कामों से जुड़े हैं और सीधे सीधे लोग उनके इस काम के बारे में नहीं जान पाते। शहर वासियों को चाहिए कि वे गांव के लोगों की शिक्षा पर ध्यान दें, ताकि सीधे साधे लोग खुद को इन गंदे कामों से बचा सके। हम जितने पैसे लेकर शहर आए थे, उस पैसे से हमने यहाँ आकर रहना शुरू कर दिया। शहर में नए थे, इसीलिए शुरुआत में काफ़ी समस्याएं थीं, क्योंकि हम गांव के लोग थे। फिर मेरे ससुर ने शहर में एक घर खरीदा। घर छोटा था, फिर भी हम बहुत अच्छे से रहने लगे। अब मेरी बेटी जवान हो गई है और वो पढ़ाई कर रही है, साथ ही छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देती है। मैं भी नौकरी करती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और इसीलिए मुझे नौकरी मिल गई। मेरी सास भी बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, तो उन्होंने सिलाई शुरू कर दी। इस तरह से हमारा घर अच्छे से चलता रहा। अब जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। अब मेरे ससुर बहुत सुकून में हैं और मेरी बेटी पर अब कोई नियम नहीं थोपते। शहर आने के बाद हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मुझे नहीं पता चौधरी साहब का क्या हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी। हम गरीब लोग थे और गांव में चौधरी साहब के खिलाफ बोलने पर वो हमें नहीं छोड़ता, वो हमारा जीवन बर्बाद कर देता। इसीलिए मेरे ससुर ने गांव छोड़ने का फैसला किया। अब हमारी सारी तकलीफें खत्म हो चुकी थीं।
हम तीनों औरतें मिलकर कमाई करती थीं और हमारा घर अच्छे से चलता था। ससुर हल्का-फुल्का काम करते थे, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया था कि अब हम नहीं चाहते थे कि वो कोई काम करें। अब उनकी उम्र हो गई थी और वो बीमार भी हो गए थे। अब हम माँ-बेटी मिलकर परिवार की ज़िम्मेदारी निभाती थीं। हमारा जीवन बहुत खुशी और आनंद में कट रहा था।